हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आपके लिए एस्टेट 2020 के पेपर का पार्ट 3 लेकर आए हैं। इसमें हम क्वेश्चंस 101 से 110 तक कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है। 101 क्वेश्चन में आपको बताया गया एट t इक्वल्स टू 2 seconds the acceleration of a particle in counter clockwise circular motion is which is given as, so लिख लेते हैं हम यहाँ पर at t1 equals to 2 seconds per you are given the acceleration a vector as 6 I cap plus 4 j cap दिया हुआ है एंड देन वो बोलता है इट मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड। सो इसका मतलब जो है, अगर पार्टिकल किसी भी सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो वो किसका एग्जांपल है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है। एक्सेलरेशन होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा इसके पास में, क्योंकि इसकी डायरेक्शन बदल रही है, सेंटर की तरफ आपका एक्सेलरेशन होगा। तो हमारे पास ये जो पार्टिकल है वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो आपके पास ये इसका सेंटर है, तो जो एक्सेलरेशन है वो टुवर्ड्स द सेंटर होगा। ओके, and the particle will have the velocity in this direction. So this is velocity vector and this is acceleration vector. तो अभी हमें यहाँ पर ये पता लगाना है at time t 2 equals to 5 seconds. So जब टाइम t2 हो जाता है 5 सेकेंड्स पे, तब एक्सेलरेशन जो है वो आपका बन जाता है एक्सेलरेशन वेक्टर, दिस इज 4 आई कैप माइनस 6 जे कैप हो जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ चेंजेस हुए हैं, तो एक्सेलरेशन जो है वो चेंज हो गया है, राइट। ऑल्दो द मैग्नीट्यूड इज सेम, यू कैन सी 6 स्क्वायर 4 स्क्वायर करेंगे स्क्वायर रूट के अंदर, राइट, 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर सेम ही मैग्नीट्यूड आ रहा है, बट द डायरेक्शन इज चेंजिंग, ये हमें यहाँ पर पता लग रहा है, राइट। तो हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये कैसे हम इसको कर सकते हैं, राइट। तो हम एक एक्सिस बना लेते हैं पहले, ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम इसको समझेंगे, राइट। तो ये हमारे पास एक एक्सिस है और इसमें हम देखते हैं, सो दिस इज द एक्सिस वी हैव। ओके, सो हमारे पास जो पहला वेक्टर है वो कहीं यहाँ है, ठीक है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये कुछ यहाँ पर है, ठीक है। लेट अस सपोज दिस इज a1 वेक्टर, ओके, and this is 4 and minus 6, so it is going to be somewhere here in this, right, because y axis जो है वो नेगेटिव है ना, ये वो नीचे की तरफ होगा, राइट, एंड दिस इज x axis। तो अब हम ये देख लेते हैं कि इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी a2 वेक्टर। सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स? सो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि a1 वेक्टर और a2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर हम निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है? 6 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 6। ओके, so this is what we are getting 0, right? So if the dot product of two vectors is 0, that means the angle between them is 90 degrees. So this is the angle which is 90 degrees. So दो वेक्टर्स के बीच में यहाँ पर ये चेंज हुआ है फ्रॉम टाइम t1 इक्वल्स टू 2 सेकेंड से टाइम t2 इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स में। तो आप देख रहे हैं कितना टाइम हो लगा है इसको, t2 माइनस t1, दैट इज 5 माइनस 2, दैट इज 3 सेकेंड्स के अंदर, 3 सेकेंड्स में जो है एक्सेलरेशन यहां से चेंज होकर के यहां पर आ गया, राइट। सो आप देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन जो है 3 सेकेंड्स में जो चेंज हुआ है वो कितने एंगल से रोटेट हुआ है? 270 डिग्री के एंगल से रोटेट हुआ है। सो इन अ सेकेंड इट इज चेंजिंग बाय 90 डिग्रीज, राइट। सो यहां से यहां तक जाने में कितना चेंज होगा, कितना टाइम और लगेगा, राइट, 1 सेकेंड का ही टाइम लगेगा, राइट। सो इन द कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, the one complete revolution it will take 4 seconds of time, है ना, 1 सेकेंड इसमें ऐड कर देंगे, राइट। और यू कैन डू वन थिंग कि हमारे पास ये जो है यहाँ से यहाँ तक जो ट्रेवल किया है वो हमारा 3t/4 हो गया, ऑब्वियसली बात है, एंड दिस इज इक्वल्स टू 3, you can cancel 3, so from here you are having the time period as 4 seconds, so this is how we can calculate, right। अब हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, what is the radius of the path taken by the particle if t2 minus t1 is less than the one time period। so obviously बात है t2 minus t1 is one less than the time period ही हम ले रहे हैं, ठीक है। मतलब 3 सेकेंड्स में ही वो पूछ रहा है कि रेडियस ऑफ द पाथ जो है वो
टेकन बाय द पार्टिकल कितना होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास एक्सेलरेशन हम सबसे पहले निकाल लेते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्योंकि हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर आर, वहां से हम रेडियस निकाल सकते हैं, ठीक है ना। हमारे पास टाइम पीरियड है, तो टाइम पीरियड है तो हम ओमेगा इजीली निकाल सकते हैं, तो हमें ए की वैल्यू पता करनी है, तो ठीक है हम ए की वैल्यू पता कर लेते हैं। किसी भी एक्सेलरेशन से आप मैग्नीट्यूड निकाल लो, तो हमारे पास ए जो होगा दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, सो दैट इज 36 प्लस 16, so it is how much, so it is around 7.21 meter per second square, okay, so this is the acceleration, okay। so यहां से हमें रेडियस निकालना है, तो रेडियस इज a upon omega square, omega square is 2 pi upon t the whole square, right? So this is going to be 4 pi square upon t square, okay। so let us put the values, 7.21 and capital T is 4, so this is 4 square, right, upon 4 into, and this is pi 3.1 ka whole square. So when you are going to solve this number, right, so you will get 2.92 meters. So this is the answer. The option 3 is correct here, okay। so let us see the next question. So this question is related to the temperature scale. So suppose that on a temperature scale x, so we have टेम्परेचर स्केल x, कुछ एक x टेम्परेचर स्केल है, राइट, उसके लिए बता रहा है कि जो वाटर जो है वो बॉइल करता है वो -50 डिग्री x पे करता है फॉर x स्केल, okay। so the boiling point is given as, boiling point of x scale is given as -50 degree x, and freezing point is also given to you, freezing point for x scale is given as -170 degree x, ओके। सो पूछा है कि व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ 313 केल्विन ऑन द एक्स स्केल। सो 313 केल्विन इज द स्केल दैट यू नो, राइट, उसकी वैल्यू एक्स स्केल में कितनी होगी, मतलब आपको ये बताना है, ठीक है। तो अब हमारे पास और कुछ भी इंफॉर्मेशन दी हुई है, देखो यहाँ पर कि आपको वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट यू हैव टू टेक एज 373 केल्विन, राइट, एंड फ्रीजिंग पॉइंट यू नो दैट 0 डिग्री सेल्सियस तो होता है, तो वो आपका 273 केल्विन हो जाएगा, राइट। सो फॉर के स्केल आपको पता है कुछ वैल्यूज लिख लेते हैं हम यहाँ पर। के स्केल में हमारे पास क्या पता है हमें कि जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है इन के स्केल दैट इज 373 केल्विन विच इज गिवन टू अस, राइट, एंड द फ्रीजिंग पॉइंट इज इन के स्केल दैट इज 273 केल्विन्स। और ये भी बात बताइए कि आपका जो एक्स स्केल है दैट इज लीनियर। अच्छा, ये यहाँ पर सबसे बड़ी बात बता दी गई आपको कि यहाँ पर जो लीनियर स्केल होता है, फॉर द लीनियर स्केल वी हैव अ फॉर्मूला, ओके। सो फॉर लीनियर स्केल, for the linear scale the formula is x minus, for x scale I am writing, right, boiling point, sorry, freezing point of x divided by boiling point of x minus freezing point of x, okay। in the similar way I'm going to write it for the k scale also, means the Kelvin scale I'm talking of, right, Kelvin minus freezing point in the Kelvin scale divided by boiling point in the Kelvin scale minus freezing point in the Kelvin scale, ओके। सो x की वैल्यू तो हमें पता करनी है, वो जो हमें बोला गया है कि x स्केल में कितनी है। अब किसके लिए पूछी है, 313 केल्विन के लिए पूछी है। सो हमें k की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 313 केल्विन। सो x हमें पता करना है, फ्रीजिंग पॉइंट इन x स्केल इज गिवन एज -170 डिग्री x, ओके। बॉइलिंग पॉइंट इज -50 डिग्री x and freezing point in x is again -170 degrees x, which is equals to k जो हमें निकालना है, मतलब 373 के लिए, सॉरी 313 केल्विन के लिए निकालना है, okay। this is what I'm saying, right, minus freezing point is -170 degrees of, sorry, it's not -170, it's in the Kelvin scale we have to take, right। so what is that given to you, this is 273, okay। so this is 273 Kelvin, right,
and then 373 minus 273. Okay, so let us solve this thing, right? Okay, so this is x plus 170 x. Okay, and you can take this x as common, right? And as we are calculating it for x, so it does not matter whether we are writing it x here or not, because we have to find out the value of this ultimately, because it is going to be some x, right? X degree x, right? X degree x I can say, right? So when I will be taking the x from here, तो x cancel हो जाएगा, Kelvin यहाँ से लेंगे, Kelvin यहाँ से लेंगे, cancel हो जाएगा, so it does not matter. Okay, so minus 50 plus 170, it is your 120 degrees, right? Which is equals to this is 313 minus 273, that is 40 upon 100. Okay, so from here the x value will be 240 divided by 5 minus 170, that is 122 with the negative sign in the x, right? So which option is correct? The first option is correct. So minus 120 degree x is the answer. So the next question 103 is here. So we have a binary addition question here. So the numbers are 111. These are not normal ones. These are normal means I am just talking of the decimal numbers, right? ये वो वाले वन नहीं है, ये आपके बाइनरी में लिखे गए हैं, राइट? सो बाइनरी में है तो मतलब ये आपके चेंज करने पड़ेंगे आपको, किसमें? डेसिमल्स में. ये 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 0. सो दिस इज इन डेसिमल्स. सो दिस 2 की पावर 0 भी हमारा क्या होता है? 1 होता है. तो 1 प्लस 1 प्लस 1, नाउ इट हैज बीन चेंज टू व्हाट? डेसिमल्स. सो इट इज 4. तो ये हमारे पास 4 आ गया डेसिमल का. सो दिस इज दी बाइनरी एडिशन. तो हमें आंसर में किस में बताना है? बाइनरी में ही बताना है, मतलब 0 1 की फॉर्म में ही बताना है, राइट? तो हम क्या करेंगे? 4 को सॉल्व करेंगे. 2 2s are 4 and then we are left with 0. 2 1s are 2, we are left with 0. So this is the answer 100 in the binary. So 4 in decimal can be written as 100 in binary. So the second option is correct here. Next question please. So this is question number 104, where we are having two identical capacitors A and B which are having the capacity C which are charged to some potential V. अब हमने किसी भी कैपेसिटर को जिसकी कैपेसिटी C है उसको चार्ज किया पोटेंशियल V से, तो इनिशियल चार्ज हमारा कुछ आ गया है C इंटू V. अब ये आपके पास दोनों चार्जेस के दोनों कैपेसिटर्स के पास आ गया, ए के पास भी बी के पास भी, दोनों आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं, दोनों के पास पोटेंशियल वी है, दोनों के पास कैपेसिटी सी है. अब दे आर एंड आर कनेक्टेड इन द टू सर्किट्स एट टी इक्वल्स टू 0 टाइम पर आपके ये कनेक्ट किए गए थे एज शोन इन द फिगर, राइट? अब ये देखो कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट जो है वो आपका पी साइड से कनेक्टेड है. इसका मतलब ये फॉरवर्ड बाइसिंग है, इसका मतलब इसमें से करंट जाने वाला है, तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग है, कुछ करंट आई इसमें से जा रहा होगा, ठीक है? अब देखो पॉजिटिव साइड ऑफ द कैपेसिटर जो है आपका, वो आपका किससे कनेक्टेड है? एन साइड ऑफ द डायोड से कनेक्टेड है, तो इसका मतलब ये आपका रिवर्स बाइस है, कोई करंट इसमें नहीं जा रहा होगा. हम आइडियल कैपेसिटर्स की, आइडियल डायोड्स की सिचुएशन में बात कर रहे हैं. यहाँ पर बोला भी गया है आपका कि आपने एज्यूम करना है कि आपके डायोड जो है वो आइडियल हैं. अब आपसे पूछा है कि आपके जो कैपेसिटर्स हैं ए और बी, उन पर कितना चार्ज होगा जब आपका टाइम t इक्वल्स टू आरसी है. तो आपको एट t इक्वल्स टू आरसी पर यह बताना है कि आपके कैपेसिटर्स a और b इनके ऊपर कितना चार्ज होगा. तो आइए हम देखते हैं, पहला पार्ट देखते हैं, यानी पहला पार्ट यानी कि फॉर कैपेसिटर a. ओके, फॉर कैपेसिटर a. सो कैपेसिटर a में वी हैव फॉरवर्ड बाइसिंग. So forward biasing is there, that means the current is flowing, so the capacitor will get charged because the current is flowing, right? So capacitor का जो चार्ज है वो टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज होता है वो आपको पता होना चाहिए. एक फॉर्मूला होता है हमारा Q ऑफ T, मतलब इट्स अ वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टाइम. Q नॉट द इनिशियल चार्ज, e raised to the power minus T upon RC. So this is the formula, right?
सो द क्यू नॉट इज यू नो दैट CV जो हमारे पास इनिशियली था, हमें निकालना कब है, T इक्वल्स टू RC पे निकालना है, तो E की पावर आएगी RC विद नेगेटिव साइन अपॉन RC, एंड ये कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आ गया CV अपॉन E। ओके, CV इज क्यू नॉट बेसिकली, राइट। सो ये आपका कहीं आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, ऑप्शन में, राइट, पहले वाले, और ये भी हो सकता है। तो सेकंड और फोर्थ में से कोई ऑप्शन आपका करेक्ट हो सकता है, बट अभी रुकिए, हमें देखना पड़ेगा कैपेसिटर 2 के लिए क्या हो रहा है। तो कैपेसिटर 2 यानी कैपेसिटर बी की बात कर रहे हैं हम। कैपेसिटर बी पर क्या हो रहा है, आप जल्दी जल्दी बताइए। कैपेसिटर बी जो है वो रिवर्स बाइस्ड है, तो इसका मतलब देर इज नो करंट flowing, right? Because of that the charge will remain same, that is CV. So the charge will remain same, which is equals to Q naught only. So which option is correct here? This one. So the second option is correct here. So the second is correct. Now let's see the next question. So it has been taken from the thermodynamics. So VT graph is shown here, volume time, volume temperature graph is shown here. Okay, cyclic process है, performed किया गया है on a simple sample of ideal gas. तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है आइडियल गैस, यानी PV इक्वल्स टू NRT हम यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप ये, क्योंकि हमें यूज करना पड़ सकता है ये, ठीक है। द इनिशियल स्टेट ऑफ द गैस इज रिप्रेजेंटेड बाय, ओके, ग्रामेटिकल मिस्टेक इज देयर, द पॉइंट ए। ओके, सो यहां से जो है इनिशियल स्टेट ऑफ द गैस जो है वो रिप्रेजेंटेड की गई है बाय पॉइंट ए से, राइट। हम इन पॉइंट्स का नेम रख लेते हैं, इसका नाम रख दिया मैंने बी, राइट, इसका नाम रख दिया मैंने सी। ओके, तो यहां पर ए पॉइंट पर कुछ आपका टेम्परेचर है टी नॉट, राइट, वॉल्यूम है वी नॉट, राइट, प्रेशर भी दिया होगा, इनिशियली गैस एज अ प्रेशर पी नॉट, राइट, वॉल्यूम वी नॉट, टेम्परेचर टी नॉट। सो यहाँ पर हमारे को बताया गया है ये पी नॉट है, वी नॉट है और टी नॉट है, राइट। ओके, अच्छा, अब हमारे को ये बताना है कि बी पर प्रेशर कितना होगा। वॉल्यूम हमें पता है कितना है, 2 वी नॉट है, टेम्परेचर तो सेम ही है, देखिए आप यहाँ पर देखिए, आइसोथर्मल प्रोसेस है, राइट, ए टू बी जाने में आइसोथर्मल प्रोसेस है, क्योंकि टेम्परेचर रिमेन सेम, सो द टेम्परेचर इज टी नॉट बट द वॉल्यूम इज चेंजिंग, राइट, सो प्रेशर विल ऑल्सो चेंज, राइट। तो हमें यहाँ निकालना होगा कि प्रेशर कितना होगा, तो आइए निकालते हैं। पहले हमारा प्रेशर था पी नॉट वी नॉट, कब, टेम्परेचर टी नॉट पर। तो आइए दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। मान लीजिए कुछ पी यहाँ पर प्रेशर है, कहां पर, बी पॉइंट पर बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, वॉल्यूम कितना है, 2 वी नॉट है, तो n इंटू आर इंटू टी नॉट, राइट। सो इन दोनों इक्वेशंस को मैंने डिवाइड किया, एनआरटी नॉट तो कैंसिल हो गया, या फिर आप सिंपल भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आपका पीवी तो वो कांस्टेंट होता है, ये सिंपल वही कॉन्सेप्ट आ गया। सो पी नॉट वी नॉट जो है वो किसके इक्वल हो गया, पी इंटू 2 वी नॉट के इक्वल हो गया, तो वी नॉट तो आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आपके पास पी क्या आ गया, पी नॉट अपॉन 2 आ गया। तो यहाँ पर जो प्रेशर है वो कितना है, पी नॉट अपॉन 2 है। चलिए, अब हमारे पास में क्या बोलता है, ये बी टू सी भी जा रहा है ये प्रोसेस, और फिर सी टू ए जा रहा है, तो दिस इज द साइकिल विच इज हैपनिंग। अब इस साइक्लिक प्रोसेस में आपसे बोला गया कि नेट वर्क डन निकाल दो, तो जो नेट वर्क डन है वो आपका किसके इक्वल होगा, नेट वर्क डन जो है आपका वो 3 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर देंगे, वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी, वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम बी टू सी, वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम सी टू ए। अच्छा, अब यहां पर एक बात आपको बिल्कुल नजर आ रही होगी, यहां पर सी टू ए जाने में वॉल्यूम सेम रहता है। अरे भाई, ये बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब जब वॉल्यूम सेम रहता है तो ये आपका आइसोथर्मल था, ये आपका आइसोकोरिक है। वॉल्यूम सेम है ना, वॉल्यूम सेम है, तो इसका मतलब वर्क डन नहीं होगा, सो देयर इज नो वर्क डन हियर, सो द वर्क डन इज 0। ओके, सो डब्ल्यू सी ए पार्ट तो गायब हो गया, अब हमें ये दो निकालने हैं, जल्दी से निकालते हैं। डब्ल्यू ए बी जो है यानी कि हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए इक्वेशन जो होती है हमारी क्या होती है, एन आर टी इंटू लॉग ऑफ वी टू माइनस, सॉरी, वी टू अपॉन वी वन। सो एन आर टी, टी इज द टेम्परेचर, टी नॉट हमें दिया हुआ है, एल यानी एल एन यानी नेचुरल लॉग वी टू अपॉन वी वन, राइट। वी टू और वी वन की वैल्यू हमारे पास है 2 वी नॉट और वी नॉट, तो वी टू अपॉन वी वन की वैल्यू आ गया 2, तो ये हमारे पास आ गया एन आर टी नॉट लॉग ऑफ 2। ओके, तो वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम बी टू सी अब चेक करना है। तो बी टू सी वाले जो प्रोसेस है इसमें आप देखो, बी टू सी जो है लाइन ये कंप्लीटली ओरिजिन से पास कर रही है, कंप्लीटली ओरिजिन से पास कर रही है, तो आप देखिए वीटी ग्राफ के अंदर
कोई भी लाइन अगर स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब क्या है, इसके पास एक कांस्टेंट प्रेशर रहेगा। तो जो प्रेशर पी नॉट अपॉन टू बी पॉइंट पर है वही प्रेशर आपका सी पॉइंट पर भी होगा। तो यहां पर हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम बी टू सी, दैट इज गोइंग टू बी फ्रॉम पी इंटू डीवी, क्योंकि वॉल्यूम ही चेंज हो रहा है सिर्फ। ठीक है, वॉल्यूम कहां से कहां तक जा रहा है, टू वी नॉट से वी नॉट तक जा रहा है। ध्यान से देखना, एरो को देखा है आपने, टू वी नॉट से वी नॉट तक गया है, तो इसीलिए हमने टू वी नॉट से वी नॉट लिखा है। अब प्रेशर हमारा कितना है, ये हमारा है पी नॉट अपॉन टू, मैंने यहाँ डायरेक्टली लिख दिया है, राइट। पी नॉट अपॉन टू मैंने बाहर निकाल लिया, डीवी का इंटीग्रेशन वी आ गया। अब इसमें जो लिमिट्स लगाई होंगी वो क्या लगाई होंगी, टू वी नॉट से वी नॉट लगाई होंगी। तो यहाँ पर क्या होगा, पी नॉट अपॉन टू, और ये हमारा हो गया वी नॉट माइनस में टू वी नॉट, तो ये हमारा आ गया पी नॉट वी नॉट विद नेगेटिव साइन अपॉन में टू। सो दिस इज द वर्क डन बाय द गैस इन गोइंग फ्रॉम बी टू सी पॉइंट। ओके, अब वर्क डन नेट निकाल लीजिए फटाफट से, ऊपर वाली इक्वेशन में डाल देंगे हम लोग। तो ये हमारे पास आ गया एन आर टी नॉट नेचुरल लॉग ऑफ टू माइनस पी नॉट वी नॉट अपॉन टू। ओके, अब हमारे पास देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बनता है इसका, पी नॉट वी नॉट हम यहाँ से कॉमन निकालने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एन आर टी नॉट को हम यहाँ लिख सकते हैं ना पी नॉट वी नॉट, राइट। तो पी नॉट वी नॉट हमारा ये है, ठीक है ना, ध्यान से समझना इसको। पी नॉट वी नॉट हमने कॉमन निकाल लिया होगा, अंदर क्या बचा होगा, नेचुरल लॉग ऑफ टू माइनस में क्या, 1/2। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर मैच कर रहा है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। So we have the question number 106 here now. So here the characteristic X-ray spectra of some atoms superposed on continuous spectra. Out of two peaks shown, one corresponds to K alpha X-ray, other one corresponds to K beta X-rays. The energy of L alpha X-ray आपको बतानी है। अच्छा, तो अभी इसको ना थोड़ा सा एक कहानी को समझना होगा। हमारे पास एनर्जी लेवल्स होते हैं ना जो हमारे, n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3 तक हम ले लेते हैं। तो ये हमारा जो है ग्राउंड वाला है n इक्वल्स टू 1 एनर्जी लेवल, ये हमारा है सेकेंड वाला, ये हमारा थर्ड वाला। अब कोई भी एटम जो है वो अपनी किसी भी n इक्वल्स टू 2 वाली स्टेट से अगर जंप करवाता है अपने इलेक्ट्रॉन्स को और आ जाता है n इक्वल्स टू 1 वाली स्टेट में, यानी ग्राउंड वाली में, राइट। तो हमारी जो भी एनर्जी निकलती है, ठीक है, वो हमारी किसके कॉरस्पॉन्डिंग होती है, के अल्फा के कॉरस्पॉन्डिंग है। तो मतलब उसको हम बोलते हैं के अल्फा, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। अगर हमारा n इक्वल्स टू 3 से कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप करता है n इक्वल्स टू 1 में, तो ये होती है के बीटा। और n इक्वल्स टू 3 से जंप करे और n इक्वल्स टू 2 में आके गिरे, तो ये होता है हमारा एल अल्फा। ओके, तो अब एनर्जी जो है वो सबसे ज्यादा किस में निकल रही होगी, आपको बड़ा ध्यान से समझना है इस चीज को। देखो ध्यान से, आप पहले दोनों में कंपेयर करते हैं हम, के अल्फा और के बीटा। पहली बात तो जो गैप है ना n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3 में, जो यहाँ इक्वल दिख रहा है डायग्राम में, वो इक्वल नहीं है ना, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एनर्जी गैप जो है वो डिफरेंट होता है, ठीक है, इट्स नॉट इक्वली, दे आर नॉट इक्वली स्पेस्ड, राइट। अच्छा, अब दूसरी बात समझते हैं हम यहाँ पर, के अल्फा में यानी n इक्वल्स टू 2 से 1 में आने में, मतलब पहली सेकेंड एनर्जी स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आने में, मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट भी आप बोल सकते हैं इसको, तो यहां तक आने में जो एनर्जी निकली होगी वो आपकी कम होगी इसके कंपैरिजन में, के बीटा के में बिल्कुल साफ दिख रहा है डायग्राम से, ठीक है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ जो है वो ज्यादा होगी, है ना, इसके कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ जो है वो कम होगी, ये हमें यहाँ पर इस डायग्राम से पता लग रहा है। तो अब यहाँ पर दो पीक्स जो दिखाए गए हैं, तो देखो आप किसकी वेवलेंथ ज्यादा है, अरे भाई 2 एंगस्ट्रॉम ज्यादा है। तो अभी मैंने बताया ना कि ये जो के अल्फा के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है वो ज्यादा होगी किसके कॉरस्पॉन्डिंग से, जो के बीटा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग से। अच्छा, आप सर ये बात बोल किस वजह से रहे हैं, क्योंकि हमें पता है ना E इक्वल्स टू एच अपॉन लैम्डा होता है, हम इस वजह से बोल रहे हैं। जो इन दोनों के बीच में जो गैप है वही तो एनर्जी है ना, तो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, उस वजह से हम ये बात बोल रहे हैं कि जो एनर्जी है डिफरेंस है वो इस वाले में
कम होगा इन कंपैरिजन टू इन दोनों के बीच में, इसीलिए हमारा लैम्डा अल्फा बड़ा होगा। तो ये हमारा लैम्डा कॉरस्पॉन्डिंग टू अल्फा, के अल्फा भी बोल सकते हैं आप इसको, मैं इसको लैम्डा बीटा बोल रहा हूं, ठीक है। अच्छा, आप जल्दी से लिख लेते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कॉन्सेप्ट आई थिंक समझ में आ गया है। तो के बीटा जो है वो दोनों के इक्वल होगा, देखो आप एल अल्फा से जो एनर्जी निकली होगी, राइट, और के अल्फा से, इन दोनों के समीशन के इक्वल होगा। ये डायग्राम से बिल्कुल क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो हमने यहां पर इसको इस फॉर्म में लिख लिया। अब हमें एनर्जी जो है एल अल्फा वाली निकाल ली अलग से, वो कितनी आई है हमारी, एनर्जी ऑफ के बीटा माइनस में एनर्जी ऑफ, यहां पर है के अल्फा, ठीक है। तो अब ये हमारे पास एच सी अपॉन लैम्डा होता है, तो ये अंदर क्या बच गया, 1 अपॉन लैम्डा बीटा माइनस 1 अपॉन लैम्डा अल्फा, ओके। अब हमारे पास एच सी जो है वो कितना होता है, 12400 होता है, आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम की फॉर्म में, राइट। और एल ये हमारा जो है एनर्जी निकालनी है ना, एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग टू एल अल्फा, राइट। तो हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर इसको चेंज नहीं करना है लैम्डा वैम्डा में, तो इसको कैंसिल करने की नीड नहीं है, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यूज अब डालेंगे और आंसर हमें तुरंत मिल जाने वाला है। तो 1 अपॉन एल बीटा यानी लैम्डा बीटा जो है वो क्या होगा, लैम्डा बीटा कितना होगा, बोलो बोलो जल्दी जल्दी बोलो। लैम्डा बीटा है 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2, और ये एंगस्ट्रॉम की फॉर्म में है, दोनों तो एंगस्ट्रॉम मैंने कॉमन लिया, ये एंगस्ट्रॉम उड़ा दिया, अरे भाई वाह, ठीक है। तो हमारे पास यहां पर आ गया 12400 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में ही देना है हमें आंसर, ठीक है, ओके। और यहां पर अब इसको सॉल्व कर लो, दिस इज 2 माइनस 1 अपॉन 2 अगेन, राइट। सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है यहाँ पर, ठीक है। सो दिस इज 6200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो इन द, अगर किलो की फॉर्म में लिखना है हमें तो 6.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, ठीक है। सो द सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट हियर। Now let us see the next question. So यहाँ पर 107 में we have been given a photon here, और वो भी कॉम्पटन स्कैटरिंग में, राइट। कॉम्पटन स्कैटरिंग में फोटोन दिया हुआ है जो स्टेशनरी फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ में जो है टारगेट करता है उसको, ठीक है। अच्छा, फोटोन जो है वो स्कैटर हो जाता है 90 डिग्री के एंगल से फ्रॉम इट्स इनिशियल डायरेक्शन। तो यहां से एक फोटोन आ रहा है, ठीक है, ये रहा इलेक्ट्रॉन, ये स्कैटर हो गया, राइट। तो अब ये स्कैटर कुछ ऐसे हुआ होगा क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बोल रहा है ना, सो 90 डिग्री के एंगल पे वो स्कैटर हो गया, तो ये वाली डायरेक्शन में वो स्कैटर हो गया, ठीक है। तो आइए देखते हैं फिर क्या होगा। तो हमें ये पता है कॉम्पटन स्कैटरिंग का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, हमारा जो वेवलेंथ में चेंज आया है उसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, ये हमें फॉर्मूला याद होता है, ये होता है फॉर्मूला हमारा डेल्टा लैम्डा, चेंज इन वेवलेंथ का फॉर्मूला है ये। तो कुछ नई वेवलेंथ होगी लैम्डा डैश, और जो इनिशियल थी वो लैम्डा, जो इनिशियल वेवलेंथ है वो हमें यहाँ पर दी हुई है 3 इंटू 10 की पावर -2। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं लैम्डा की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी, 3 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 मीटर्स, सो -12 सॉरी। सो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ एंगस्ट्रॉम, जिसको हम लिख सकते हैं 0.03 एंगस्ट्रॉम, ओके। सो दिस इज माई लैम्डा। अच्छा, अब हमारे पास में डेल्टा लैम्डा का फॉर्मूला होता है h अपॉन m नॉट c, ओके। दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हेयर, 1 माइनस cos फाइव, फाइव इज द स्कैटरिंग एंगल जिससे वो स्कैटर हुआ, जो हमें 90 डिग्री दिया है। अब cos 90 क्या होता है, तो 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया h अपॉन m नॉट c आ गया। तो h अपॉन m नॉट c की जो वैल्यू है, हम वैल्यूज डालेंगे, वो आता है अराउंड 0.0243 एंगस्ट्रॉम। अच्छा, अब ये याद रखना आप लोग, ये वहां पर कैलकुलेट करने का आपके पास टाइम नहीं होगा एग्जाम में, स्टेट के एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास लेमडा डैश माइनस लेमडा की वैल्यू आ रही है 0.0243 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ से आपके पास लेमडा डैश कितना आता है, वो आता है 0.0243 प्लस लेमडा ऐड कर देंगे इसमें हम, 0.03 एंगस्ट्रॉम हमने ऐड कर दिया। अब हमारे पास ये आता है 0.0543 एंगस्ट्रॉम के इक्वल आ गया,
ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन बताइए। ठीक है, अब हमें ये पता है कि भाई जो आपका जो फोटोन आया था उसके पास थी एनर्जी ई लैम्डा। अब जो फोटोन स्कैटर हुआ है उसके पास है एनर्जी ई लैम्डा डैश। और ये जो इलेक्ट्रॉन था ये स्टार्टिंग में स्टेशनरी था। अच्छा, तो जो अब इसकी एनर्जी में जो चेंज आया है, पहले तो ये थी ना, इन दोनों की एनर्जी में जो चेंज आया है वही एनर्जी किसको मिली होगी, इलेक्ट्रॉन को मिली होगी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन हम कैसे निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन वुड बी ई लैम्डा, जो इनिशियली टोटल एनर्जी थी किसके पास में, अरे लैम्डा वाली वेवलेंथ वाले फोटोन के पास में थी, यहां पर ई लैम्डा डैश होगा। तो सिंपल है फॉर्मूला एच सी अपॉन लैम्डा, तो 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा डैश कर देंगे। मैंने क्या किया, एच सी कॉमन निकाला यार, बस इतना सा किया। तो एच सी की वैल्यू क्या होती है, अरे याद करो भाई, 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉम। अच्छा, तो यहाँ पर 1 अपॉन लैम्डा यानी 0.03 डालेंगे, 1 अपॉन लैम्डा डैश 0.0543 डालेंगे। ठीक है, एंगस्ट्रॉम यहाँ पर था, मैंने निकाला और कैंसिल कर दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, 4.13 इंटू 10 की पावर 5 ये आ गया, इसको इसको मल्टीप्लाई करके माइनस 2.28 इंटू 10 की पावर 5, तो हमारे पास ये आ गया कितना, 1.85 इंटू 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट हियर। ओके, it was a very simple question. Okay, now next question please. So we have a question here, 108, when a photon stimulates the emission of another photon. So जब कभी भी कोई भी फोटोन जो है वो दूसरे फोटोन को स्टिमुलेट करता है और वो एमिशन को स्टिमुलेट करता है बेसिकली, राइट। तो क्या होता है, जो दोनों फोटोन्स होते हैं उनके पास सेम एनर्जी होती है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में करता है, ओके, सेम फेस में होते हैं और सेम ही फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, सो द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। So we have been given a long cylindrical vessel, right? So this is long cylindrical vessel, right? अब बोला गया है इसका जो लीनियर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है दैट इज अल्फा। अच्छा, अब इट इज फिल्ड विद द लिक्विड अप टू अ सर्टेन लेवल, सो इसको हमने एक लिक्विड से फिल कर दिया है, ठीक है, सर्टेन लेवल तक। ठीक है, ऑन हीटिंग, अब इसको हीट किया है नीचे हीटर लगा करके, इट इज ऑब्जर्व दैट द लेवल ऑफ द लिक्विड इन द सिलेंडर रिमेन्स द सेम। अच्छा, हीट कर रहे हैं और लिक्विड का जो लेवल है वो सेम रहता है, मतलब टेम्परेचर से क्या कोई चेंज नहीं हो रहा, अरे नहीं हो रहा है, बट फर्क कहां आ रहा है, क्योंकि जो इस सिलेंडर की डायमेंशंस है वो भी तो बदलेंगी। अच्छा, सिलेंडर की डायमेंशंस बदल रही हैं तो लीनियर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन तो अल्फा है। अच्छा अच्छा, अब वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट आपको पता होना चाहिए क्या होता है, सबको पता होना चाहिए, सरफेशियल भी और वॉल्यूमेट्रिक भी, राइट। सो वॉल्यूमेट्रिक जो होता है उसको हम डिनोट करते हैं गामा से, है ना, और सरफेस वाला जो चेंज होता है वो हमारा होता है बीटा। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है अल्फा इक्वल्स टू बीटा अपॉन 2, और इन तीनों के बीच में रिलेशन होता है, ये हो जाता है गामा अपॉन 3। सो ये रेशियो आ गया 1:2:3 वाला। ठीक है, चलिए, तो अब हमें क्या बोला गया है कि वॉल्यूम कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड बताइए। क्योंकि लेवल सेम रहता है तो जिस एक्सपेंशन से जो ये सिलेंड्रिकल वेसल है इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है उसी से वाटर का बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो अब वाटर या लिक्विड का बढ़ रहा है यहाँ पर, ठीक है, लिक्विड हमें यहाँ मेंशन नहीं किया तो मैंने वाटर नहीं बोलना है, लिक्विड का जिस हिसाब से वॉल्यूम बढ़ रहा है उसी हिसाब से सिलेंडर का बढ़ रहा है। तो यानी जो सिलेंडर का अगर हमें पता है अल्फा और उसके भी वॉल्यूम के कॉरेस्पॉन्डिंग रिलेशन हमें पता है तो वही लिक्विड का होगा, तो गामा इक्वल्स टू क्या है हमारे पास 3 अल्फा। ठीक है, सो द ऑप्शन 4 इज करेक्ट हियर।
Okay, so let us see the next question. This is 110 and which is very good question from Doppler effect, right? So ऑब्जर्वर है जो स्टैंड करता है बिटवीन द टू साउंड सोर्सेज। अच्छा भैया स्टैंड कर रहा है, ये तो भैया आलसी इंसान है। चलिए ये तो स्टैंड कर गया, ऑब्जर्वर है, हमें नहीं पता लड़का है लड़की है, तो हम भेदभाव नहीं करेंगे, हम यहाँ वुमन एम्पावरमेंट को बढ़ा रहे हैं। तो एक विमेन यहां पर खड़ी है जो ऑब्जर्वर है, राइट। सोर्स ए इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। अच्छा जी, यहां पर एक सोर्स है जो मूव कर रहा है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, तो ये हमारे ऑब्जर्वर दीदी हैं, ठीक है, इसलिए हमने ओ लिख दिया है, ठीक है। अब ऑब्जर्व सोर्स बी इज मूविंग टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, तो इसको नाम दे देते हैं ए, राइट। अब बोला गया है कि सोर्स बी जो है वो टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर यानी कि इस तरफ, यानी ऑब्जर्वर की तरफ भाग रहा है, ठीक है, सोर्स बी जो है। अब यहां पर ध्यान से देखना, ध्यान से क्या देखना कि ऑब्जर्वर की वेलोसिटी कितनी है, 0। अच्छा, जो दो अलग अलग सोर्सेस हैं ए और बी, इनका काम है साउंड को प्रोड्यूस करना, ये दोनों के दोनों साउंड सोर्सेस हैं। तो अब जो साउंड सोर्सेस हैं उनसे जो साउंड निकल रही होगी वो इस ऑब्जर्वर दीदी को अलग फ्रीक्वेंसी पर सुनाई देंगी दोनों। क्यों? क्योंकि दोनों साउंड सोर्सेस मूव कर रहे हैं, यानी यहाँ रिलेटिव मोशन है, इसी को हम डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं। तो जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वो होता है एफ डैश इक्वल्स टू साउंड की स्पीड प्लस माइनस ऑब्जर्वर की स्पीड अपॉन साउंड की स्पीड प्लस माइनस सोर्स ऑफ साउंड की स्पीड, या वीएस मीन सोर्स है। अगर सोर्स जो है साउंड का वो मूव कर रहा है उसकी स्पीड हम यहां लिखते हैं, एंड जो सोर्स से फ्रीक्वेंसी निकल रही है साउंड की उसकी फ्रीक्वेंसी एफ है। ये फ्रीक्वेंसी वो जो अपेरेंट है, जो ऑब्जर्वर को ऑब्जर्वर के पास पहुंचेगी। चलिए अब हमारे पास यहां पर इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे यहां पर फटाफट से। तो आइए, हमें यहां पर एक और चीज दी गई है कि बोथ द सोर्सेज आर मूविंग विद द स्पीड v ऑफ साउंड अपॉन 2। तो v ऑफ साउंड, सो v ऑफ साउंड को हम v ही लिख लेते हैं यहां पर, है ना। साउंड वर्ड थोड़ा बड़ा सा इन्होंने लिख दिया है सब्सक्रिप्ट में, तो हम यहां पर v ही लिख देते हैं, सिंपल, आप समझ जाइएगा। v/2 दोनों की दी गई है। अच्छा, अब यहां पर इस फॉर्मूले को यूज करने में मैंने प्लस माइनस लिखा है, इस फॉर्मूले को बड़ा ध्यान से समझना। तो अब हमारे पास एक चीज तो बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि v0 जो है, ये जो है हमारा वो 0 है। ये मैंने पहले बता दिया था, ऑब्जर्वर दीदी जो है बड़ी आलसी हैं, वो रुकी हुई हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास में f डैश जो है वो v प्लस 0 अपॉन v। अच्छा, ये मैं किसके लिए निकाल रहा हूं, मैं पहले a के लिए निकाल रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ a लिख लेते हैं। अच्छा, अब हमें ये ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में a जो है पास आता नजर आ रहा है कि दूर जाता हुआ नजर आ रहा है, बताइए मुझे। अरे भाई ये तो दूर जा रहा है। अच्छा, दूर जा रहा है तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कम होगी कि ज्यादा होगी, कम होगी ना। कम होगी तो नीचे वाला नंबर बड़ा होना चाहिए। अब बड़ा होना है तो प्लस करना पड़ेगा ना, तो ऐसे इसको याद रख सकते हैं आप। तो ये आपका v/2 इंटू में f जो है हमारा, हमें तो पता नहीं कितना है, तो हम इसको f ही लिख देते हैं, क्वेश्चन में बताया नहीं गया ना। अब अच्छा, वी बी डैश देख लेते हैं। ऊपर वाला v तो सेम है, ये तो 0 है प्लस में, ठीक है, नीचे आ गया v, ठीक है। अब यहां पर इस वेलोसिटी ऑफ द सोर्स देखिए आप कितनी है, स्पीड ऑफ सोर्स। अच्छा, ये सोर्स जो है वो तो ऑब्जर्वर दीदी के पास आ रहा है। अब ऑब्जर्वर दीदी के पास आ रहा है, इसका मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। अब फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो आपका डिनोमिनेटर कम होना चाहिए, तो इसीलिए माइनस करेंगे, ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं, अपॉन में एफ। अब हमें क्या पूछा गया है कि दोनों का रेशियो बताइए जी। तो एफ ए डैश अपॉन में एफ बी डैश का रेशियो हमें बताना है। तो v से v तो कैंसिल हो गया होगा, राइट। तो ये हमारे पास आया होगा v माइनस v/2 अपॉन v माइनस सॉरी v प्लस v/2। तो ये आ गया 2v माइनस v अपॉन 2v प्लस v, which is v upon 3v, which is 1/3. So here the third option is correct here. Okay, so this was a very simple question. So thank you so much for watching the video. Please subscribe our channel so that I can upload more and more solutions to you, and I'm also uploading the expected questions which are going to come in your HSTAT
which are actually related to the previous year questions, and I have seen various previous year questions of STAT. So based upon those experiences, right, I'm sharing you some with new questions. So please watch the video, like it, share it, and subscribe the channel. Thank you so much.